बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर। भारत ने आबी जारहियत के साथ साथ अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान के अमन को निशाने पर रखा हुआ है और भारत का जंगी जुनून अभी थमा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग में यकसुई का मुजाहरा किया था और बड़ी यकजहती का मुजाहरा किया था, बड़ा पॉजिटिव मैसेज दुनिया में गया, उन्होंने एक मरतबा फिर एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर दी है। ऐसे में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान वो तो मादूम लग रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक है कि वो बैकडोर राब्तों की कोशिशों में हैं। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशों के लिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स, कोई बिजनेसमैन का एक वफ्द है जो एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचा। तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल भी डॉक्टर के इस वफ्द ने एक आला ओहदेदार और इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की थी। क्या डॉक्टर्स इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैक चैनल कोशिशें कर रहे हैं, वो कामयाब होंगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ ऑप्टिक्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं। इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा आइंदा बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब 2 जून को ये बजट पेश होना था, अब 10 जून को जाकर ये पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत के लिए आइंदा साल का बजट कितना बड़ा चैलेंज होगा? ऐसे में जब सेनेट के एक बड़े अहम तरीन नुमाइंदे फैसल वाडा साहब की शक्ल में ये बात सामने आई, उनकी डिमांड ये सामने आई कि दिफाई बजट ना सिर्फ बढ़ाना है बल्कि तनख्वाहें भी डबल करनी है और हुकूमत को जो तरक्याती पैकेज है, तरक्याती जो मामलात हैं, उसका बजट ज़रा कम करना है। अहम टॉपिक्स हैं जी। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्डिया हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, वो हमारे साथ हैं। नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमारे से। सबसे पहले शायद भाई बगैर मैं किसी तवक्कुफ़ के आप ही से बात कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात हैं और मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता भी दिया था कि आज शायद खटक साहब से मैं बात पूछ लूँगा। 2 दिन से हम देख रहे हैं सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इशाइया था कल का, उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब नज़र नहीं आए। हमने तो बहुत तस्वीरें खंगाली, कहीं नज़र नहीं आए। फील्ड मार्शल साहब की जो तकरीब थी उसमें भी कहीं नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह है? ज़रा आप कैटेगोरिकली क्लियर कर दें। आपको बुलाया नहीं गया या अली अमीन गंडापुर साहब गए नहीं? सलमान भाई, जो सवाल मुझसे रिलेटेड हो या पार्टी से रिलेटेड हो तो उसका तो मैं बेहतर जवाब दे सकता हूँ। अभी इस सवाल का मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता कि उनको बुलाया नहीं गया या वो गए नहीं। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल। ठीक है, अच्छा चले मुझे ये बता दें, आपकी पार्टी का ऑफिशियली मौक़िफ़ क्या है? इमरान खान साहब वाला मौक़िफ़ ऑफिशियली है कि बैरिस्टर गौहर साहब वाला मौक़िफ़ ऑफिशियली है कि उनको फील्ड मार्शल नहीं बादशाह बना दिया जाना चाहिए था, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने मुबारकबाद दी है? मुझे थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दें प्लीज़। देखिए, जमात इमरान खान साहब की है, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब है, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है, बाकी हम इस पार्टी के तमाम लोग कारकुनान है। मेरे या किसी भी जाति मेरा मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का होता है वही हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है। ऑलराइट, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा दीगर चीज़ें बताएं। क्या बैकडोर को राब्ते हैं, कुछ ऐसी कोशिशें अब दोबारा से हो रही हैं? क्योंकि मामलात तो मुझे बयानात की हद तक तो बहुत ज़्यादा थमे हुए भी नज़र आ रहे हैं, पहले जैसी बातें भी नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे ईजी भी की गई हैं। 86 अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अचानक उनकी ज़मानतें हो जाना, 26 नवंबर के ये लोग बेचारे फंसे हुए थे। इसके अलावा इमरान खान साहब के केसेस का दोबारा लग जाना अडयाला जेल के अंदर, और अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते लगे, चाहे इसके कि अभी कॉज लिस्ट आई उसमें नहीं है नाम, लेकिन ऐसा कोई है, कुछ बातचीत है ऐसी सियासी सतह पर ही? नहीं जी, मैं किसी भी लेवल पे हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी भी लेवल पे हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की केसेस लग रहे हैं, तो इमरान खान साहब का केस तो पिछले हफ्ते लगना चाहिए था। कि जैसे आपने ही मार्ग थे कि जी मैं मंगल पे या बुध पे उन्होंने बताया था कि मैं ये केस लगा दूंगा, फिर नहीं लगा। आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर के कारकुनान की जमानत कीजिए। जी, हमारे 86 कारकुनान पिछले 7-8 माह से कैद हक में पड़े हुए हैं और जी उनकी कैद क्या है? एक एफआईआर से जमानत मिलती है, दूसरी में गिरफ्तार करते हैं और लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत ही नहीं की, हाई कोर्ट ने जमानत ही दे दी। इसके अलावा हमें क्या रिलीफ मिला है? क्या बुशरा बीबी रिहा हुई है? क्या यास्मीन राशिद रिहा हुई है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हुई है? या हमारे जो दीगर आसिरीन है क्या वो रिहा हुए हैं? या इमरान खान साहब की तो मुलाकातें नहीं करने दे रहे थे। अभी वो भी
جب ہم نے پریشر بڑھایا تو تب جا کے علیمہ آپا کی اس ہفتے دنوں سے پہلے ہفتے ان کی ملاقات ہوئی دوران جنگ. جس دن جنگ جاری تھی میں اڈیالہ کے سامنے میرے ساتھ 2 اور MPs اور 3 خیبر پختونخوا کے منسٹر ہم دیر کے ساتھ اخبار ہو رہے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تقریباً 2.5-3 مہینے سے ایک بھی پولیٹیکل بندی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات اب تک نہیں ہوئی. دیکھیں خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. ایک طرف اب ہمارے لیڈر کو اون نما کمرے میں بند کریں. بشرا بیوی جو بے ہوش ہو گئی گرمی کی وجہ سے, اتنا گرم کمرہ ان کو دیا گیا ہے. تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف پھر آپ ہم سے میڈیا والے ہم سے سوالات کرتے کہ جی آپ لوگ مذاکرات نہیں کرتے یا مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے. یہ تمام کی تمام ذمہ داری حکومت کی فرائض ہوتی ہے. جی وہ بالکل صحیح. اس لیے تو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا نا کہ یہ 2 اہم ترین ایونٹ تھے, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب گئے یا بلایا نہیں گیا. آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا, کیونکہ اگر مجھے اس کا جواب ملتا نا تو پھر میں میڈیا آپ سے نہیں, میڈیا سوال حکومت سے کر رہا ہوتا, میڈیا سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے کر رہا ہوتا, مسلم لیگ نون سے کر رہا ہوتا. خیر ابھی تشریحی تو ہے سوالات کے جواب میں. 26 مئی کو آپ لوگ کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں ریگارڈنگ کوئی ڈرون حملوں کے, ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا کیا ہے معاملہ. ڈرون حملوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بڑا ہی واضح موقف ہے. یہ دیکھیں ڈرون حملے جو ہے اس میں پولیٹیکل ڈیمیجز ہوتی ہے, اس میں عام بچے عام لوگ شہید ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ ڈرون حملوں کی مذمت بھی کی جائے اور گورنمنٹ خیبر پختونخوا اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرے اور فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھے بھی کہ جی ہمارے اجازت کے بغیر کیوں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے موومنٹ ہیں ہمارے نیبر کنٹریز کی جانب سے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ڈرون حملہ ہوتا ہے اس میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ICR نے اس کی نفی کی ہے, وہ تو کہہ رہے کہ ڈرون حملہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, یہ طالبان نے کیا ہے. تو اگر طالبان نے کیا ہے تو بھی اس کا تدارک کیا جائے, کیونکہ اس میں عام نہاد سے بچے شہید ہو رہے ہیں. تو ڈرون حملے کے خلاف عمران خان صاحب کو بڑا واضح موقف ہے اور 26 تاریخ کو پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے ہماری صوبائی صدر کی جانب سے. تحریک انصاف بالکل اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنے تئیں کنفرم کیا کہ یہ, کیونکہ ہم تو DGI-SPR کی سٹیٹمنٹ کو ہی سمجھیں گے نا کہ جناب وہی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے اپنے تئیں کنفرم کیا کہ واقعی یہ ڈرون حملہ تھا یا کسی چھت کے ذریعے کوئی گرنیڈ پھینکے گئے یا طالبان کی جانب سے, فتنۃ الخوارج کی جانب سے کوئی ڈرون کی ٹیکنالوجی, کوئی کوڈ کاپٹر وغیرہ استعمال ہوا ہو, کچھ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ ابھی یہ کہ جن ایریاز میں ہماری آرم فورسز ہے جہاں سے آپریشن ہو رہے ہیں یا جن ایریا میں آرمی ڈپیوٹ ہے تو کیونکہ وہاں پہ پھر پولیس کا وہ رول رہتا نہیں ہے. دیکھیں پروونشل گورنمنٹ CPD ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے یا ہمارے جو اسپیشل برانچ ہے وہی ہمیں چیزیں رپورٹ کرتی ہے. لیکن جن ایریاز میں پھر ہماری آرم فورسز ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر پولیس اور یہ چیزیں کارروائیاں نہیں کرتی, پھر وہاں پہ فوجی جو ہے کمانڈ سنبھالتی ہے. تو جو اب ICR کا جو بیان ہوگا پھر اسی کو آفیشل سمجھا جائے گا. اوکے اچھا, کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیسر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اب وہ کہتے ہیں وہ کنونشنل وار کی طرف تو نہیں ہے, اپنی پروکسیز کے ذریعے ایکٹیو ہے, ادھر خیبر پختونخوا میں یا ادھر بلوچستان میں. کیسا میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ کیسر احمد شیخ صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ کیسر احمد شیخ صاحب, ہم کوشش کریں گے کہ کیسر احمد شیخ صاحب سے ہمارا یہ رابطہ ہو. اچھا تھوڑا سا شاہد خٹک صاحب یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ بار بار ہم نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس بھی سنی, بار بار اندیے یہی ہیں کہ پروکسیز کے ذریعے انڈیا انوالو ہے. اب ہم سیدھا ہم نے فتنۃ الہند یا فتنۃ الہندوستان کہہ دیا بلوچستان کے حوالے سے, ادھر فتنۃ الخوارج کہہ دیا, انگیز چائنا میں جا کے کر رہے ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ کو یا ان کی حکومت کو. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کی جانب سے جتنے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں یہ کافی ہے؟ دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سلمان بھائی تو دیکھیں بلوچستان میں آپ نے پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا, پولیٹیکل جماعتوں کا اسٹیک جو ہے وہ آپ نے بڑھانا ہوگا. دیکھیں بلوچستان میں مینڈیٹ جو تھا وہ تحریک انصاف کو ملا تھا, 14 میں سے 10 قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف جیت گئی تھی. اسی طرح صوبائی نشستیں ہم نے جیتی, کوئٹہ جو سٹی تھی یا بلوچ جو ہمارا بیلٹ تھا وہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے. لیکن جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کو پروان نہیں چڑھنے دیتے, جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کو وہاں پہ اختیار نہیں دیتے, جب جو بلوچستان کی عوام جو چاہتی ہے یا بلوچستان کی جو عوام کا فیصلہ ہے
उस फैसले को आप ना माने, अपने फैसले करें, तो फिर ये चीजें होंगी। बाकी नहीं, वहाँ पे जो बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, जो हमारे कौम के बच्चे शहीद हुए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, और ऐसे वाकयात आइंदा रहनुमा भी नहीं होने चाहिए, और इसके लिए हुकूमतों को कुछ संजीदा स्टेप्स भी लेने होंगे। देखिए, जब हमारे ATS का वाकया हुआ पेशावर में, तो उसके बाद हमने, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़े सीरियस स्टेप उठाए। उन बच्चों को जिनको शहीद किया गया, उनके खिलाफ जामिया कार्रवाइयाँ हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ATS वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसा वाक़या अल्लाह ना रहनुमा करे, और ना रहनुमा हुआ। और इस सारे हैं तो ATS की याद ताज़ा कर दी, जैसे ATS में हमारे बच्चों को बेदर्दी के बिल्कुल साथ ऐसा ही। शहीद किया गया था, इसी तरह हमारे बच्चों के स्कूल के बच्चों को जो बलूचिस्तान में हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये काबिल मुजम्मत है। इसमें अगर कोई फॉरेन एलिमेंट है, इंडिया है, जो भी इसमें मुलव्वस है, हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको एक्सपोज करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे वो सबूत देने चाहिए कि देखिए ये इंडिया जो है वो हमसे जंगी महाज पे तो हार गया है, लेकिन ठीक है। अब आके वो यहाँ पे हमारे मुल्क में कार्रवाइयाँ करे और हमारे निहत्ते बच्चों को शहीद कर रहा है, तो इसके लिए हुकूमत को संजीदा स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर भाई मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आवाज़। अच्छा नासिर भाई, मेरा सवाल ये है, क्या पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में उसी तरह लिया गया जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी पार्टी को एतमाद में लिया, स्पेशली ये फील्ड मार्शल जनरल साहब का खिताब, और फिर इस बाकायदा तौर पर वो सरमनी, और फिर उसके बाद उनकी तरफ से कदर इशाइया भी आया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत की जानिब से या उनके चेयरमैन की जानिब से तो मुबारकबाद दी जा रही है। इमरान खान साहब का मौका बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। तो आप बताइएगा, इस तमाम प्रोसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर लूप पे थी, या वज़ीर आज़म जैसे कह रहे हैं कि खालिस्तन ये उनका और उनकी काबीना का फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूर उन्होंने इस पे मुशावरत की थी, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है। देखें, जिस तरह जो ये मार्का हक हुआ और जो परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह हमारे सिपह सालार ने और हमारी पूरी फ़ौज ने, बरी हो, फ़िज़ाइया हो या बहरी हो, सब ने जिस भरपूर तरीके से दुश्मन को जवाब दिया, और जिस तरह हमें फ़तह हासिल हुई अल्लाह की मेहरबानी से, तो इस लिहाज से तो ये फील्ड मार्शल का जो एक लक़ब या जो भी एक डेजिग्नेशन है वो बिल्कुल बनता है, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। ठीक है। और ये इस वक्त पूरी कौम की आवाज़ है। आपने देखा कि इवन जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया कि PTI की तरफ से भी इस पे कोई इस तरह की इजहार नहीं आया। खान साहब के बयान का आपने ज़रूर हवाला दिया, लेकिन वैसे अगर आपने जनरली देखा हो तो सब ने इस बात को सराहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फील्ड मार्शल और जिस तरह ये तो हुआ है ना, इस पे तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। हमने जंग में फतह हासिल की। मशावरत हुई या नहीं हुई, जी, किसी से मशावरत हुई नहीं हुई, किसी को लूप में लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन जब एक फ़ैसला हो गया गवर्नमेंट की साइड से, तो आपने देखा कि सब ने उसको सराहा भी और उसको वेलकम भी किया, क्योंकि ये सबकी दिल की आवाज़ है। अच्छा शाह जी, अप्रोच क्या है पीपल्स पार्टी की इस सिलसिले में, ज़रा अप्रोच बताइएगा, क्योंकि मेरा भी सवाल था, क्योंकि 2 बड़े इवेंट हो चुके जिसमें फील्ड मार्शल जनरल साहब को जब एजाज़ से नवाजा गया, उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, और कल का जो डिनर था उसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम अकाइयाँ मौजूद थी, गवर्नर्स, वज़राए आला, दीगर डिग्नेटरीज तमाम मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। टेक्निकली ये सवाल तो मैंने शायद खटक साहब से किया था कि क्या मौजूद नहीं थे, वो उनको बुलाया नहीं गया या वो खुद नहीं गए, तो उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास इस सिलसिले में पार्टी सतह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप दोनों सूरतों में बताइए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को ना बुलाना ये कोई बेहतर मैसेज गया, या उनका ना आना उस सूरत में? देखिए, अगर उनको नहीं बुलाया गया तो ये नामुनासिब बात है। उनको बुलाना चाहिए। वो अपने सूबे के, एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हैं, और जो वो नहीं गए बुलाने के बावजूद और मदऊ करने के बावजूद, दोनों में जो वो सेरेमनी थी और जो इशाइया था, तो ये
اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے علم کے مطابق سب کو ہی انویٹیشن تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی جو سیریمنی ہوئی، اور جو عشائیہ ہے اس کے لیے تو میں اتنا کنفرم سے بات نہیں کہہ سکتا، کی طرف سے تھا نا، جو فیلڈ مارشل کی طرف سے تھا جی، تو اس پہ، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو سب کو انویٹیشن تھا۔ نہ جانے کا جواب تو امین صاحب پچھلے کی تو ہے، پورا پاکستان اس پہ ایک کہتے ہیں سوال لے کے کھڑا ہوا ہے جی، اس کا جواب تو اصل ایشو اس کا ایشو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ظاہر ہے قید میں ہیں، اور پھر وہ مشاورت یا ٹائملی ان چیزوں کی وہاں سے اجازت لینا ان کے لیے مشکلات کا سبب ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ایک پارلیمانی ہونا چاہیے ان کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے ایک کوئی ایسی کمیٹی، کوئی اس طرح کی تشکیل دینی چاہیے جس پر ان کا اعتماد ہو، کہ وہ خود اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ جو فیصلہ کرے اس میں خان صاحب کی آمادگی ہو۔ تو یہ ایک ہوتا ہے پولیٹیکلی طور پر اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، جو پی ٹی آئی ظاہر ہے نہیں کر رہی، ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا کیسر میں شیخ صاحب میری آواز اب آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا کیسا ہماری نا ابھی آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، تو ہم نے اس ٹاپک کو کھولا تھا کہ بھارت نہ کسی طریقے سے وہ کنونشنل وار زون میں نہیں ہے، اپنی پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے۔ تھوڑا سا آپ ذرا بتائیے گا، ابھی بھی بھارت کی جارحیت کا امکان ہے؟ کیونکہ ابھی تک بھارت نے جو موقف لیا وہ تو ابھی تک اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایون آبی جارحیت ہو یا ایون وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ایئر سپیس ہے اس کے حوالے سے ہو، اور جو جتنے سفارت خانے کے اندر جتنا عملہ ہے ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ہو، تو بھارت نے ابھی تک کہیں اپنے موقف سے پیچھے تو نہیں ہٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنے موقف پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ خفت مٹا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان میں جرأت ہی نہیں حملہ کرنے کی، اور پرٹیکولرلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے انہوں نے بیچ میں انٹروین کیا، اور خاص طور پہ یہ کہا انہوں نے کہ یہ جو ہتھیار پہلی بار استعمال ہوا ہے اور بڑا افیکٹو ہوا ہے کہ ہم آپ سے بزنس بند کر دیں گے، اور ہم آپ کشمیر کے مسئلے پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم یعنی اس کو ریزالو ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ یہ پورا خطہ جو ہے اربوں لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ 1.5-2 ارب لوگ رہتے ہیں، تو اس میں اتنا بڑا یہ دونوں نیوکلیئر پاور ہے، کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور بالکل انٹروین کیا گیا، اور خاص طور پہ کئی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بزنس ہی نہیں کریں گے۔ تو بزنس میں سمجھتا ہوں ان کی جو ذہنیت ہے، جس قسم کی انڈین کی جو بنیا والی ان کی جو کاروباری ذہنیت ہے، تو وہ بزنس کو بہت زیادہ پریارٹی دیتے ہیں، اور ان کو اور امریکہ کو مخالف کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ آلریڈی چائنا کھل کے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کشمیر میں تو اب چائنا بھی ادھر ان کے بارڈر پہ ہے، پاکستان بھی، اور امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا سٹینڈ تو لے رہا ہے، اور وہ خفت مٹانے والی بات ہے۔ پہلے بھی کوئی جواب نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا ان کے پاس پوائنٹ نہیں ہے، آج تک انہوں نے پروف نہیں کیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی تو ثبوت نہیں دیا۔ ہم نے تو بڑے تحمل سے اور بڑی بردباری سے یہ سارا مسئلہ ہم نے تو کہا پوری دنیا کو کہ کوئی بھی نیوٹرل ادارہ اس میں تحقیقات کر لے، ہمارے ہاتھ صاحب ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا شیخ صاحب، جی شیخ صاحب وہ تو سمجھ آ گئی خفت مٹا رہا ہے سب کچھ، ہم بھی بہت تگڑے جملے بول چکے ہیں، بہت ہی بڑی باتیں کر چکے ہیں نا، کہ اب ہمارا پانی روکیں گے تو ہم ان تمام بیریئرز کو نشانہ بنائیں گے، یہ سب چیزیں تو ہیں۔ تو بھارت اب جب کہ وہاں کھڑا ہوا ہے، ہم ایک سیز فائر کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں، چاہے اس کے کہ ہماری فورسز نے کہیں بھی ایز نہیں ہوئے، وہ ابھی تک اسی جگہ پر ہیں، تو اس کا کیا ہم لوگ لیں، ہم کب تک، کیونکہ اصل مذاکرات تو وہ کم از کم سیکٹری خارجہ کی سطح پر ہونے ہیں نا، تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ کہ پیش رفت تو یہی آپ جو آپس میں دونوں ممالک کے وہ تو ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی دونوں جگہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوجیں ایسکلیشن تو وہی ہے، وہی کھڑی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ
सीज फायर करवाई गई, उसने रिक्वेस्ट करके सीज फायर की है इंडिया ने, और अब उनकी हिम्मत, मैं आपको अपना दाती राय बता रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछा तो मेरी जानस में अब इंडिया की ये हिम्मत ही नहीं है कि पूरी दुनिया को भी अपने मुखालिफ करे। पहले वो असल में दुनिया उसको सपोर्ट कर रही थी, वो जो इंडिया का इस एस्केलेशन से पहले था ना, वो हर बार कई बार उसने सिंपैथी हासिल की, वो कहते थे कि हमारे ऊपर दहशत गर्दी के वार हो रहे हैं, तो दुनिया भी उनको सपोर्ट कर रही थी। अब जो मामला सारा खुल गया ना, तो अब दुनिया भी उनसे हट गई है, किसी मुल्क ने खुल के उनकी सपोर्ट नहीं की, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के लिए हमारे दोस्तों ने खुल के सपोर्ट की है, और अब ये कोई उसको उसके मफाद में नहीं है, वो उसका गरूर और तकब्बर जो है ना बड़ी हद तक खत्म हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि अभी, और जो जब जैसे दुनिया की बड़ी पावर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत बड़ी मामूली बात नहीं है, ठीक, ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनका कि हम बिजनेस, और इंडिया का तो बहुत बिजनेस है अमेरिका से, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको, और पाकिस्तान ने भी जो जवाब दिया है उसको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान किस किस्म की ताकत रखता है। उनका गरूर ये था कि क्योंकि उनका डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है, हमसे 10 गुना है उनका बजट। अगर हमारा बजट $8.5 अरब रहा है पिछले बजट में डिफेंस का बजट, तो उनका $83 बिलियन है। तो वो उस तकब्बर में थे कि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है और हम गलबा पा लेंगे या कोई शक नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है हमारे काइनेटिक रिस्पॉन्ड तो तगड़ा था, अब ये जो बर्डन है सारा, ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स के ऊपर है, और ये सारी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो साहब के कंधों के ऊपर है कि वो इन मुज़ाकरात की टेबल पर बात का आगाज़ कब करते हैं और इसके लिए कितना ज़बरदस्त प्रेशर डेवलप करते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शाहिद खट्टक साहब, ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक किस बात पर है। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को ये गिला था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया काफ़ी हद तक काम डाउन हुआ। स्पेशली जंग के दिनों में तो सर बहुत एक्नॉलेज भी किया गया, हर प्लेटफॉर्म पे किया गया। कल के इशाइये में आर्मी चीफ साहब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की, वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की, ये तमाम जगहों पर होता रहा, नौजवानों को फौलादी दीवार तक करार दिया गया। डेडलॉक किधर है सर? मैं उसको कोई जवाब आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमने ऑफर किए मुज़ाकरात के लिए, इमरान खान साहब ने जेल से भी ऑफर की। आप मुज़ाकरात चाहते क्यों है? बुनियादी सवाल भी यही है, मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। नंबर 1 कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल हो। जब पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो पाकिस्तान माशी तौर पर स्टेबल होगा। नंबर 2, आप कल भी मोदी के स्टेटमेंट उठा के देख लें, मोदी ने कहा कि अभी तंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि इस टाइम जो मोदी है उसको इंडिया मीडिया की वजह से बड़ी तनकीद का सामना है। इंडिया की आवाम जो है वो बड़ा लान तान कर रही है मोदी के ऊपर। और नंबर 3, इंडिया में जो सिख बरादरी है वो इस टाइम एलर्जी की जो तहरीक चला रही है इस टाइम इंडिया के अंदर रह के, कि वो अपना असली देश जो है वो चाह रहा है। तो मोदी का अभी इस वक्त का प्रोडक्ट करना मुश्किल है। तो अल्लाह ना करे कि मोदी कल को कोई हमला कर दे या मोदी कोई ऐसी चीज कर दे कि जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो, और उसकी अज़ाइम भी कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। इमरान खान साहब जो है 8 फरवरी को वो इस मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान को दिया। 9 फरवरी को पाक जवान के जरिए उसके ऊपर डाका डाला गया। इसी तरह पंजाब में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, इसी तरह कराची सिंध में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। देखिए, इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है। पाकिस्तानी कौम जो है वो उनका महबूब लीडर है। तो उनको जब आप कह देना हक में रखेंगे, बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आप जेल में रखेंगे, हमारी दीगर आसिरी ने जिनको कह देना हक में रखा हुआ है। तो देखिए, 9 मई की आड़ में जो हमारे साथ हुआ या तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, हमारी जमात को तोड़ा गया, हमारी जमात से लोगों को अलग किया गया, हमारे कारकुनान के ऊपर जुल्म के पहाड़ डाले गए, हमारे हजारों की तादाद में कारकुनान को जेलों में डाला गया। लेकिन जब इंडिया के पास मसला आया तो वो तमाम चीजें हमने जो मुजालिम डाले गए हमने पीछे रख के अपने मुल्क के पाकिस्तान, अपने इदारों के साथ, अपने फौज के साथ, अपने पाक फिजाइया के साथ
हमने उनके साथ मिलकर ये जंग लड़ी और ये पाकिस्तान के लिए लड़ी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। तो अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, जब वो मुश्किल वक्त आता है, हम अपने पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल की घड़ी में हमने साथ दिया, तो ठीक है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि डेडलॉक कहीं नहीं है और पाकिस्तान के महबूब लीडर जो है, ठीक है, ठीक है, यानी एक मेजर स्टेप लेने वाला है, डेडलॉक कहीं नहीं है, जितना मुझे समझ आई शाहिद साहब आपकी बात सुन के। नासिर हुसैन शाह साहब, यहाँ तो लग रहा है कि जनाब कोई दकीका फरूगुज़ाश्त नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं हम आंगी की तरफ, और वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम स्टेप्स को उठाया हुआ है। मगर कहीं ना कहीं शाहिद थोड़ा आप बताएं, मुज़ाकरात के लिए कौन संजीदा नज़र नहीं आ रहा? प्लीज़ आपकी से मीन समथिंग, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं, लोग आपको समझते हैं, आपकी बात का क्या मतलब है। हुकूमत को कोई मशवरा देंगे इस सियासी सीज़ फायर के लिए ज़रा प्लीज़? देखें, ये जो हालिया हालात हैं और जिस तरह के इश्यूज़ हैं, इंडिया के साथ जो कुछ हुआ और जो बहुत घमंड में गुरूर में था और जिसका गुरूर खाक में मिला दिया गया, तो इस वक्त ये हकीकत है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मोदी पर प्रेशर है कि जो ख़ुद को सुपर पावर समझते थे, एक उनको हज़ीमत उठानी पड़ी मैदान में, और फिर वो भी कि जी ये अमेरिकन की उस पर क्यों जा रहे हैं। तो ये खट्टक साहब सही कह रहे हैं कि अभी हालात कोई इतने नहीं हुए और वो बहुत तिल मिलाया हुआ है। और वो देखें, उसने प्रॉक्सी शुरू कर दी, उसके जो यहाँ पे प्रॉक्सी थे हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इन हालात में जो गुज़श्ता रहे, मैं ज़ाती तौर पर अप्रिशिएट करता हूँ पीटीआई के सब लोगों के किरदार को कि वो तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद अपने मुल्क के लिए और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहे। और गवर्नमेंट या जो भी इख्तिलाफ़ात वो रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई। इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उनको दरगुज़र किया जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे जनरली उनका बड़ा उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अब ये ही इसको बुनियाद बना के, इसी को बुनियाद बना के टेबल टॉक होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और बेहतर सिमत की तरफ जाना चाहिए। माजी को भुला के जो तलखियाँ हैं, नो मैं को बुलाना आसान नहीं है, लेकिन इस मामले में इसको बेहतर किया जा सकता है। नासिर भाई, मैं इस मामले में एक सीरियस कोशिश के हवाले से बता रहा था। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि जनाब 9 मई को ना 10 मई खा गया है, यानी वो मैं तल्ख यादें ख़त्म। 10 मई को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड दिया कि हम मई के महीने, वो बहुत मज़ेदार, बहुत पॉजिटिव जुमला था। लेकिन मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि नहीं, 9 मई 10 मई से बड़ा वाक़या है। जैसे कि मुझे खुद ज़ाती तौर पर इस बात पे बड़ा इख्तलाफ है कि जो 10 मई को हुआ है, वो 9 मई से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10 मई को हमारी, इस मई के महीने में स्पेशली 6 और 7 को हमारी सिविलियंस को निशाना बनाया गया, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, ये तमाम चीज़ें हुई। आपकी क्या राय है? बिल्कुल आप इत्तेहादी भी हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी भी समझते हैं कि इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए और सबको एक पेज पे आना चाहिए और ये मामलात ख़त्म हो। और जिस पे एक बात शुरू से ही कही जाती है कि 9 मई के वाक़यात पर एक माजरत ज़रूर आनी चाहिए सामने। लेकिन ये जिस तरह का रहा बिहेवियर पीटीआई का गुज़श्ता दिनों में, तो मेरे ख़्याल में उसको सब को अप्रिशिएट करना चाहिए और नई सिमत में अब हमें जाना चाहिए, नई सिमत में बढ़ना चाहिए। वेरी 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 पॉजिटिव, बेहतर से बेहतर, यस, वेरी पॉजिटिव टेक अवे। कैसे साहब, जरा थोड़ा सा आप बताइएगा, पाक भारत जंग के दौरान हमने देखा कि यूनिटी बड़ी मिसाली थी, हुकूमत इसको बरकरार नहीं रखना चाह रही। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है नून लीग से, क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो सही, लेकिन जब ये स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं अभी भी 9 मई सबसे बड़ा है, 10 मई से भी बड़ा है, तो सर कैसे चलेगी बात आगे? नहीं, अब देखिए, हम तो कितने अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी और पीपल पार्टी भी उनसे मुज़ाकरात करने के फेवर में हैं। बार बार उनको गुजारिश कर चुके हैं कि आप आइए और बातचीत कर लें, बैठ के बात करें। अब वो आने को तैयार ही नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पिछले
साल की जो उनकी प्रेसिडेंशियल स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों को 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। खुल के बातें हो रही, कई बार उनको इनवाइट किया गया। मैं फाइनेंस कमेटी का आज से 3 साल पहले चेयरमैन था, तो मैं हर बार उनसे कहता था कि एजेंडा भी आप बना लें, आप बताएं कि किस तरह आपकी क्या तजवीज़ है, और आए बैठे। असल में वो मुल्क के देखें ना, जो ये कहे कि रिमिटेंस ना आए पाकिस्तानियों को कहे कि पैसा ना भेजो, फिर IMF से कहे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, फिर ये हर जगह कोई एक जगह मुझे बता दीजिए 2014 से उन्होंने कोई किसी जगह बैठे हो। हम तो आज भी उनसे यही कह रहे हैं, हुकूमत क्या करे। बार बार कहा जाता है कि हुकूमत जो है उसका रोल होता है, बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हुकूमत क्या करे। जब इनकी हुकूमत थी PTI की, तब भी हम तो इनसे कहते रहे, रिकॉर्ड पे है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होके कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उनकी हुकूमत थी, अगर हुकूमत का रोल ज्यादा होता है, ठीक है, तभी वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। जब इंडिया ने वहाँ पे हमला किया पीछे और 2 जहाज जो है गिरा रही है, या इंडिया हमने उनके जहाज गिराया, एक जहाज गिराया और पायलट को वापस भेजा, और उसके बाद कश्मीर को उन्होंने नेक्स्ट कर दिया। इन तमाम मामलात पे भी उनकी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने तो कोई मशवरा नहीं किया। नासिर शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं तो बिलीव करता हूँ कि डायलॉग के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। बहुत साइड हो गए ना शेख साहब, आप ना डिमांड, शेख साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप लोग PTI से बहुत डिमांड कर रहे हैं? 3 सेशन तो पिछली बार भी मुलाकातों के हुए सियासी जमात के आपस में 1-on-1, PTI और नून लीग के, इवन पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मौजूद थी। हमने देखा इमरान खान साहब से मुलाकात तक तो नहीं करवा सके, चाहे इसके बड़े दावे किए गए अयाज सादिक साहब की तरफ से, वो काफ़ी बेबसी तो आपकी तरफ से भी देखी गई। अदालत का हुक्म है इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, अदालत का हुक्म है इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात नहीं हो रही। नहीं, मुलाकात कराना हुकूमत का काम नहीं है, वो तो कोर्टों ने इजाजत देनी होती है। देखिए आप तो अच्छे खासे क्योंकि लर्नेड आदमी हैं, अब इसमें हमारा क्या काम है? अगर जेल में कोई है और मुलाकात क्या हमारे कहने पे होगी क्या? ठीक है, वो तो कोर्ट से ने परमिशन देनी है ना। और मुलाकात होती रहती, कई मुलाकातें हो रही हैं उनकी, हर रोज 2-3 मुलाकातें होती हैं, बहनें भी मिल रही हैं, उनके पॉलिटिकल भी सारे, वो खुद एक बात सुबह एक बात करते हैं, शाम को एक बात करते हैं। अब उनके लीडर जो पार्लियामेंट में हैं वो अलग बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के फेवर में हैं, और शाम को बयान आ जाता है कि आप बादशाह बना दें। अब दो मिनिस्टर हैं जनरल साहब की ये तो हालांकि कल बड़ा अच्छा मैं खुद मौजूद था उस डिनर में, बड़ी अच्छे तरीके से फील्ड मार्शल ने ये बात की, बड़े उन्होंने माइंड नहीं किया, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले ये कह दिया गया ना कि आप फील्ड मार्शल क्यों बनाया, आप बादशाह बन जाते। अब अगर कोई बात करनी है, अच्छा साथ वो कहते हैं जी हम बैठेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी ये कह सकती है पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे, पीपल पार्टी भी यही चाह रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी यही चाह रही है। और कभी भी 11 साल में जब प्रेसिडेंट ने आना था ना शी ने चाइना का, उस वक्त भी उन्होंने धरना दे दिया। तो कोई एक तरीका से एक जगह वाकया तो मुझे बता दें जब उन्होंने शमूलियत हासिल की। हम तो उनसे अभी भी यही कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में ये अच्छा है उन्होंने जो जंग के दौरान बयानात दिए, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जंग के दौरान तो सारा मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। अब हालात बड़े डिफरेंट हो गए हैं ना, अब वो बात नहीं है। वो अगर ना इस वक्त करते तो उनको और ज्यादा बहुत नेगेटिव उनके लिए इम्पैक्ट आता। और आखिर सियासी लोग हैं, उन्होंने सियासी चीजों को भी मद्देनजर रखना है। वो किसी को वो इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान की मोहब्बत, लेकिन वो तो सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा था फौज की मुखालफत में। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। कैसा रहे शेख साहब, आपने मगर ये कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है इमरान खान साहब से मुलाकातें कराना, अहकामात है। मेरे ही इस प्रोग्राम में 2 वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान साहब और अकील मलिक साहब ये दोनों कह चुके हैं कि जिससे हमारा दिल करेगा हम उससे मुलाकात करवाएंगे। अलीमा खान साहबा से इसलिए मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं कराते कि वो बाहर आके मीडिया से बात करती है, हमें हर एक का पता है वो किन से कौन किधर गुफ्तगू कर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शाहिद खटक साहब ये बताइएगा, अब तक ये खबर है कि कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर्स कोई अमेरिका से आए हुए हैं जी और अमेरिकी शहरियत रखते हैं, और ये वही हैं जो 1.5 माह पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके एक आला ओहदेदार के साथ? कोई ऐसी है आपके नॉलेज में ये बात? इससे पहले मैं थोड़ा सा कैसर शेख साहब की बात जी प्लीज करना चाहूँगा। कैसर शेख साहब को मैं ऑफर देता हूँ क्योंकि मैं जिस कमेटी का मेंबर था, ये मिनिस्टर के लिए अपनी जात हद तक इंतहाई नतीजे इंसान है, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ। कैसर शेख साहब को मैं ऑफर देता हूँ कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जेल में
किसी भी कैदी के साथ किसी भी वक्त मुलाकात करनी हो, मुझे अपने भाई को याद करें, मैं आपको ये सहूलियात दूंगा। उन्होंने कहा कि जी अदालत का फैसला है, तो इनकी इस्लाह के लिए ये अदालती फैसला तब आया कि जब इमरान खान साहब से ये हमारी मुलाकातें बंद की गई, उनको फैमिली को, उनके वकला को, पॉलिटिकल लोगों को जब मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो तब जाके हमारे वकला गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मैनुअल बना के दिया, उसी तरतीब से मुलाकातें होती रहती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये मुलाकातें भी बंद कर दी। फिर कभी हमें जाके प्रोटेस्ट करना होता है, कभी हमने सारे पार्टी को फैमिली के साथ जाना होता है, बावजूद उसकी भी अक्सर औकात मिलने नहीं देते। ठीक है। 2.5-3 महीने से पॉलिटिकल लोगों की कोई मुलाकात नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर आते हैं। और रही बात जेल की, तो जेल जो होता है वो सूबाई हुकूमत के जेर निगरानी चलता है, उसका एक अपना मिनिस्टर होता है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब इस टाइम हेड कर रही है। ये उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है ये बंद रहे। अब मुख्तसर जवाब दे दे मेरे सवाल का। जो आपने सवाल पूछा कि जी कोई इंटरनेशनल कोई डेलीगेशन आया है, तो मैं इस बात को ना कंफर्म कर सकता हूँ, ना इस बात को मैं डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड कि मैं आपको दे सकूं। ऑलराइट, अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, मुझे एक सवाल का बस कोई आंसर कर दें। मीर अली में ना एक हमला हुआ और फितनतुल खवारिज के हवाले से कहा गया ISPR ने कि ये इकदाम उनकी मनसूबा बंदी और अमली जामा इंडिया की पुष्पराही में, यानी फितनतुल खवारिज की तरफ कहा, उस ड्रोन की तरफ इशारा किया। तो सर अगर ड्रोन की TTP को रसाई मिल गई है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है ना, फिर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं जी ये लोग। जी बिल्कुल, ये तशवीशनाक बात तो है। और इसमें अगर आप फिर माजी में हम लोग जाना नहीं चाहते कि किस तरह एकोमोडेट किया गया इनको अफ़गानिस्तान से बुला के, जो हुकूमत थी गुज़श्ता। लेकिन अब जो भी है इसमें हम सब ने मिलकर इनको फेस करना है, और ये चीज़ें हैं अपनी जगह पे। लेकिन जब हम सब एक होंगे अपने ज़ाती इख्तलाफात भुला के और सारी चीज़ों को बेहतर करके, जिस तरह अभी रिस्पॉन्ड किया हमने इंडिया को, तो वैसे ही हम इन सब को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो ये एक हकीकत है, और हमें मज़ीद अपनी सफ़ों में भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी किसी कमज़ोरी से, हमारी किसी अपनी जो भी हमारी है सोच कह लें या जिस तरह का भी है, उसमें कोई और फ़ायदा ना उठा ले। तो बहुत बड़ी इस वक्त एक सोच की ज़रूरत है, और जिसमें समझदारी से हमने सब चलना है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो फिर ही हम सब हैं। ये इलेक्शंस भी होते रहेंगे। भाई मेरे शायद खटक साहब बड़े मेहरबान हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। जिस तरह इन्होंने कहा कि ये जो भी मैंडेट किया गया चोरी 24 में जिस तरह कहते रहे हैं, इस तरह 18 वाले पे भी बहुत बड़ी बातें हैं कि 18 में भी किस तरह सब कुछ हुआ। लेकिन ये किस्से हो गए ना, अब नई सिमत में जाना है कि भाई अभी चले आइंदा हमें क्या चाहिए। जिस तरह मोहतरम कैसर साहब ने कहा कि पॉलिटिकली तौर पर हम सब ने साथ मिलकर बैठें, हम वो चीज़ लाएं कि आइंदा के इलेक्शंस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इलेक्शन 29 में होते हैं, जब भी होते हैं, तो अगर हम सब मिलकर कोई ऐसी कानून साजी करेंगे, कल को उस पर किसी को एतराज़ नहीं रहेगा। लेकिन हम अपनी ज़ाती इख्तलाफात की, मैं कह रहा हूँ जिस जज्बे से 26वीं आईनी तरमीम आई है, उसी जज्बे से EVM मशीन ले आए। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा एहसान ही कोई नहीं होगा पाकिस्तान पर और उसकी नस्लों पर आने वाली पे। जी बिल्कुल, देखें मेरे कहने का मकसद है ये सारी चीज़ें EVM के ऊपर भी इस वजह से एतराज़ हुआ था कि कुछ ममालिक में उन पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए थे। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर कोई कानून साजी बेहतरी की तरफ जा सकती है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, हमने बहुत सारे इलेक्शंस, जी हमने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं ना सर, हमें और पीपल्स पार्टी ने तो भुगता है तमाम इलेक्शंस को शुरू से लेके। तो सब बैठ के ऐसी चीज लाएं सामने कि ना 18 वाली बात हो, ना 24 वाली बात हो, ना 13 में RO वाली इलेक्शन जिसको कहा जाता था वो बात हो, या इससे पहले भी जिस तरह रहा है। तो हमें तो इस तरफ जाना चाहिए, और फिर बारियां भी आती रहेंगी। जी, तो हमें सबको एक होना है। थैंक यू शाह जी। मैं ज़रा कैसर साहब से भी एक सवाल कर लूँ, वो बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। कैसर साहब, कल ना फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हमने बूट को इज्जत दी, इसलिए आज बूट ने पूरी दुनिया में हमारी इज्जत दिलवाई है। सर,
آپ بتائیں، نون لیگ کا تو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ تھا سر، اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا، میں نے پروگرام میں بوٹ رکھا تھا، تو آج وہ ہماری بات صحیح ہو گئی. ذرا انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیں پہلے. جی سر، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب حکومت چلا رہے ہیں، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ بوٹ نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کروائی ہے. کیسے صاحب پلیز مجھے رسپونڈ کریں اس پہ. دیکھیے حکومت تو شہباز شریف صاحب ہی چلا رہے ہیں، لیکن حکومت جو آتی ہے تو سب کے تعاون کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. فوج کا ایک اپنا رول ہے، ایون پینٹاگان کا امریکہ میں بہت بڑا رول ہے. تو اگر ہم اپنی فوج کو عزت دیں گے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں ان کو دیا کیا ہے. میں نے کہا یہ بات آپ غور کیجئے، بہت بڑی بات ہے. ہمارا بجٹ تھا 2017 میں $10 ارب ڈیفنس کا، اور انڈیا کا $40 ارب تھا. ہم نے اور گھٹاتے عزت نہیں دی نا، جو گھٹا دیا اور بجٹ بھی. ان کو تو پراپر اکوپمنٹ بھی نہیں دیا، ان کو پراپر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی، تو $8.5 ارب کر دیا. اور انڈیا نے اپنا بجٹ $40 ارب سے $83 ارب کر دیا. اب 1 سے 10 کا کدھر بیلنس ہے؟ کوئی مجھے دنیا میں طاقت دکھا دے کہ 1 کے 10 کا کوئی بیلنس رہتا ہے. اس کے باوجود فوج نے پاکستان کو عزت دلوائی ہے نا، سارے سب آرم فورسز نے. اور جو ہم نے 6-0 تھے ان کو ہماری ایئر فورس نے ان کو مات دی ہے. دیکھیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو عزت تو ہم نے ہر اپنے ادارے کو دینا ہے. ٹھیک ہے، کریڈٹ ہر ادارے کو دینا ہے. اوکے، کیسے احمد شیخ صاحب، شاہد خٹک صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو بہت سب سے بہتر یہ ہو کہ پاکستان کو عزت دی جائے، اور یہ بہترین موقع ہے جب یونٹی کی ایک مثال بنا ہوا پاکستان. اس موقع پر اگر دشمن اور اپنے مخالف کو اگر یہ بتایا جائے کہ ہم پاکستان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور جواب اتحاد کی شکل میں دیا جائے، تو یہ ہر بوٹ، ہر ووٹ، ہر چیز سے بھاری ہوگا. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.